गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवास। मैं फिरोज खान आपके लिए लेके आया हूँ 12th कंपलसरी इंग्लिश का 4th चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग यानी कि खोया हुआ बचपन, जो कि अनीस जंग द्वारा, इसके राइटर यानी कवियत्री है अनीस जंग, जो कि एक इंडियन पोइटेस्ट है। इन्होंने इनका जन्म 1964 में 1964 में हुआ था और उन्होंने बहुत सारी कविताएं और बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में काम किया है। न केवल भारतीय पत्र पत्रिकाओं में बल्कि विदेशों में भी, देश विदेश में काफ़ी बड़ी बड़ी पत्र पत्रिकाओं के लिए इन्होंने काम किया था। फर्स्ट वी कैन सी एट द राइट ऑफ द बोर्ड पैराग्राफ नंबर फर्स्ट दिया गया है। पैराग्राफ नंबर फर्स्ट में क्या बताया है कि पैराग्राफ फर्स्ट का अपन मीनिंग्स और ट्रांसलेशन कर रहे हैं। एट फर्स्ट हमने लिखा है मीनिंग्स, तो उसमें अपन सारे मीनिंग्स देखेंगे। देखिए कहाँ से स्टार्ट है। समटाइम्स आई फाइंड ऐसे स्टार्ट करके ये रिमेन्स शूलेस तक का पैराग्राफ अपने फर्स्ट पैराग्राफ रखा है, जिसको अपन पढ़ेंगे। उससे पहले इसके मीनिंग्स देख लेते हैं। गार्बेज यानी होता है कचरा। एनकाउंटर का मतलब होता है मिलना या फिर आमना सामना होना एक दूसरे का। स्कॉर्निंग खोजते हुए। डंप यानी होता है पात्र। नाइबरहुड पड़ोसी। एमिड्स्ट यानी बीच में। डिस्टेंस मेमोरी यानी दूर की यादें या दूर दूर तक की जो यादें होती हैं, मेमोरीज होती हैं उनके लिए। स्टॉर्म्स तूफान। स्वेट अवे बहा ले गए। मटर MUTTERS मटर से यानी बुदबुदाया। ग्लिबली चतुराई से। रियलाइजिंग मतलब महसूस करते हुए। इमीडिएटली तुरंत। होलो माने खोखले। हाल्फ जोकिंग यानी थोड़े मजाक में। बोल्डली खुलकर। एम्ब्रेस्ड यानी असमंजस की स्थिति। ब्लिंक बर्ड यानी नीरस संसार। अनाउंस्ड घोषणा करना। लॉर्ड्स ऑफ यूनिवर्स संसार का मालिक। बिलीविंग विश्वास करते हुए। अनवेयर अनजान। रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व। रिप्रेजेंट यानी प्रतिनिधित्व। रोम्स भटकता। वेयरफुट यानी नंगे पैर। रिकॉग्नाइज पहचानना। सेल्फ ताक यानी जो अपने मकान में क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊंचाई पे एक दीवार पे चौके वगैरह लगाकर उस पर सामान रखने की जो जगह बनाते हैं उसे हम ताक कहते हैं। क्या कहते हैं? ताक कहते हैं। कमेंट टिप्पणियां। सफल्स घसीटना। ट्रैवलिंग यात्रा करते हुए। लैक कमी। LACK है, LUCK नहीं है, लक यानी भाग्य हो जाता है। ट्रेडिशन परंपरा। एक्सक्यूज बहाना। परपेचुअल यानी स्थायी। उसके बाद आगे देखते हैं। स्टेट STAT स्टेट यानी स्थिति। PROVERTY पॉवर्टी गरीबी। प्रेस्ट PRIEST प्रेस्ट यानी पुजारी। ब्रीफली BRIEFLY ब्रीफली यानी थोड़े समय के लिए या थोड़ा सा या संक्षिप्त रूप से। ड्राउन्ड यानी डूबा हुआ। डिसोलेशन यानी उजाड़ा यानी उजड़ा हुआ है। बैकयार्ड यानी पीछे का। BACKYARD बैकयार्ड यानी पीछे का। UNIFORM यूनिफॉर्म यानी गणवेश या फिर इसे हम पोशाक कह सकते हैं। सॉक्स यानी मोजे। पेंटिंग यानी हाफते हुए। रिमेम्बर्ड याद आया। गोडेज देवी। ग्रांटेड GRANTED ग्रांटेड यानी स्वीकार करना। वो यानी पहने हुए थे। रैग पिकर्स यानी कचरा बीनने वाले या कूड़ा करकट उठाने वाले। रैग पिकर्स। शूलेस बिना जूतों के। शूलेस यानी बिना जूतों के। ये आपके सारे इस चैप्टर के जहां तक अपन ने ये फर्स्ट पैराग्राफ कलेक्ट किया है। समटाइम्स फाइंड से स्टार्ट करके रिमेन्स तक का जो फर्स्ट पैराग्राफ अपन ने देखा है वहां तक का अपना चैप्टर
का जो मीनिंग्स है, या फर्स्ट पैराग्राफ का जितना बड़ा फर्स्ट पैराग्राफ रखा है उसका मीनिंग्स अपने लिखा है, उसको पढ़ा है, समझा है। अब अपन क्या करेंगे, इस चैप्टर को ठीक से पढ़ेंगे। चलो फिर अब हम पढ़ते हैं आगे इस चैप्टर को, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से अपन अनीस जंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि अनीस जंग 1964 में इनका जन्म हुआ था। ये ख्याति प्राप्त कवियत्री हैं, विदुषी है, जिन्होंने देश विदेश में बहुत सारी कविताओं पत्रिकाओं का संपादन किया है, और इन्होंने अपने जीवन वर्णनों के लिए विशेष रूप से, यानी ये काफ़ी मतलब जीवित वर्णनों के लिए क्या मानी जाती है, विशेषतः इनकी पहचान है, यानी ये लोगों के जीवन वर्णन बहुत ज़्यादा करती है। अब इसमें लोस्ट स्प्रिंग में अनीस जंग ने क्या बताया है, लोस्ट स्प्रिंग में अनीस जंग ने अभावग्रस्त लोगों के बारे में बताया है, जहाँ पर अभाव की स्थिति होने के कारण या गरीब तबके के लोगों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है अपने घरेलू खर्चों को चलाना और अपने बच्चों को सही दिशा में सही मार्गदर्शन करना। इसलिए वो छोटी उम्र में ही क्या है, छोटे बड़े या खतरनाक कार्यों में लग जाते हैं, जिस कारण उनकी छोटी जब तक वे व्यस्त होते हैं बहुत सारी बीमारियों से घिर जाते हैं। खतरनाक मिलों में काम करना, बहुत उच्च तापमान की भट्टियों के पास काम करने से उनकी क्या हो जाते हैं, शारीरिक क्षमताएं कमजोर हो जाती हैं और वो क्या हो जाते हैं, कुपोषित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन को खोया हुआ बचपन यानी लोस्ट स्प्रिंग में अनीस जंग जो कवियत्री है वो हमारे सामने ये सारी बातें प्रस्तुत कर रही हैं। तो हम इसको लाइन वाइज पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। कभी कभार मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस। तुम ऐसा क्यों करते हो या तुम यह क्यों करते हो। आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scoring for gold in the garbage dumps of my neighborhood। क्या बताया है, अनीस जंग कहती है कि मैंने उस साहेब से पूछा, आई आस्क साहेब, कि मैंने साहेब से पूछा कि तुम यह क्यों करते हो। whom जिसे, आई एनकाउंटर मैं मिलती थी, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, स्कोरिंग फॉर गोल्ड यानी धन की खोज के लिए खोज करते हुए, इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नाइबरहुड, कि मेरे पड़ोस में जो कचरे पात्र थे उसके अंदर मैं उसे रोजाना उसके पास उससे धन खोजते हुए या पैसे खोजते हुए रोजाना उससे मिला करती थी। यानी वो जब वहाँ पर धन या पैसा खोजता हुआ देखता था या कुछ संपत्ति खोज रहा होता था तो मैं उसे हमेशा मिलती थी। सेट अमिस्ट साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहेब ने बहुत लंबे समय पहले अपना घर क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, या वह अपना घर छोड़ चुका था। अब उसके घर के बारे में बताया गया है कि उसका घर कहाँ था। सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, कि ढाका के हरे भरे खेतों के बीच उसका घर था। ढाका क्या है, एक राजधानी है कहाँ की, बांग्लादेश की राजधानी है क्या। तो वहां उनके बीच में ढाका के अंदर हरे भरे खेतों के बीच उसका मकान था या उसका घर था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी। उसके घर की यादें उसके मस्तिष्क में अब दूर दूर तक नहीं थी। There were many storms that swept away their fields and homes। वहाँ पर बहुत सारे तूफान आते थे और उनके घर और खेतों को बहा ले जाते थे। स्वेट अवे यानी बहा ले जाना, उनके खेतों को बहा ले जाते थे। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माता ने उसे बताया था, उसकी माता ने उसे ये बताया था कि उसका जो गांव था या उसका जो पैतृक गांव था उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े तूफान आते थे और वो क्या होते थे, उसके घरों को और उसके खेतों को बहाकर ले जाते थे। ये बातें साहेब को उसकी मम्मी ने बताई थी, लेकिन साहेब के मेमोरीज में, साहेब की यादों में कहीं भी उसके घर की यादें नहीं थी। वह अपने घर के बारे में खुद कुछ नहीं बता सकता था। That's why they left looking for gold in the big city where he now living। और यही कारण था, that's why यही कारण था कि उन्होंने अपना शहर छोड़ दिया था और धन की तलाश में इन बड़े शहरों में आ गए थे जहां पर वे अब रह रहे हैं। वहां पर वे चलकर आ गए थे। I have nothing else to do। I have nothing else
टू डू ही मडर्स लुकिंग अवे। उसने इधर उधर देखते हुए कहा कि मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर जानता, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं जानता या कर नहीं सकता, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। गो टू स्कूल आई से गिबली, कि विद्यालय जाया करो, मैंने चतुराई से कहा। किसने कहा? उस कवयित्री ने। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि इस बात को तुरंत भापते हुए या इस बात को महसूस करने के लिए कि किस प्रकार से मेरी सलाह उसके कानों में, या मेरे सलाह के जो शब्द है उसके कानों में किस प्रकार से खोखले दिख रहे थे। यानी जो साउंड ऑफ माय एडवाइस, यानी मेरी सलाह के जो शब्द थे या जो आवाज़ थी वो उसके कानों तक पहुंचते पहुंचते कितनी खोखली थी, ये मैं महसूस कर सकती थी। देयर इज नो स्कूल इन माई नाइबरहुड, कि यहाँ पर मेरे पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं है। वैन दे बुल्ड वन, जब वे कोई एक बना देंगे, आई विल गो। तब साहब ने जवाब क्या दिया कि मेरे पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं है, और जब मेरे पड़ोस में कोई विद्यालय बन जाएगा या वे बना लेंगे तो मैं वहां अवश्य जाऊंगा। और फिर अनीस जैन क्या कहती है? इफ आई स्टार्टेड ए स्कूल विल यू कम, यदि मैं एक विद्यालय शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? आई आस्क हाल्फ जोकिंग, मैंने बिल्कुल मजाकिया या कुछ मजाकिए भाव में उससे कहा कि यदि मैं एक विद्यालय शुरू करूं तो क्या तुम वहां आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, वह खुलकर हंसते हुए कहा, हाँ मैं आऊंगा। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी? कुछ दिनों बाद मैंने उसे मेरी तरफ दौड़कर आते हुए देखा और उसने मुझसे पूछा, उसने क्या कहा? इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा विद्यालय शुरू है, क्या तुम्हारा विद्यालय तैयार हो गया? अब फिर वो जवाब क्या देती है, देखिए। आई टैक्स लॉन्गर टू बुल्ड, इट टैक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, कि एक विद्यालय को बनाने में काफी समय लगता है। एक विद्यालय को बनाने में क्या होता है? काफी समय लगता है। आई से एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वाज नॉट मेंट, और मैंने असमंजस की स्थिति में कहा था कि मैंने एक ऐसा वायदा किया जिसका कोई अर्थ नहीं था। यानी मैं असमंजस की स्थिति में होते हुए उससे मैंने कहा कि एक विद्यालय को बनाने में काफी समय लगता है, और मैंने ऐसा वादा कर दिया था उससे जिसका कोई अर्थ नहीं था। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. कि मेरी तरीके से या मेरे तरह मैंने जिस प्रकार से उससे वादा किया था उस तरह के जो वादे थे उसके रूखे संसार में, ब्लैक वर्ल्ड या नीरस संसार में काफी भरे हुए थे। यानी उस नीरस संसार में या उसके नीरस संसार में बहुत सारे ऐसे ही वायदे भरे हुए थे। आफ्टर months of knowing him, I asked him his name. काफी महीनों में उसे जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा किया, उसने बताया कि उसका नाम साहिब ए आलम है। He does not know what it means, वह नहीं जानता था कि इसका अर्थ क्या है। What it means, if he know its meaning, यदि वह इसका अर्थ जानता, Lord of the universe, इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक या इस पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर या मालिक, he would have a hard time believing it, तो उसे बहुत कठिन समय लगता है, उसे बहुत कठिन होता इस बात को समझते हुए, ऐसे बहुत ज्यादा समय लगता है इस बात को समझते हुए। Unaware of what his name represents, अपने नाम के प्रतिनिधित्व से अनजान होकर या अपने नाम के प्रतिनिधित्व को अनजान समझकर, he roams the street with his friends an army of where he roams the street with his friends, वह अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता था या गलियों में भटकता था।
रोम्स यानी भटकना, गलियों में अपने मित्रों के साथ भटकता था। अब वो मित्र कौन थे? एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, एक नंगे पैर घूमने वाले बच्चों की फौज। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो कि सुबह के पक्षियों की तरह दिखाई देते थे। एंड डिस्पियर एट नून, और दोपहर होते होते गायब हो जाते थे या नजरअंदाज हो जाते थे। यानी वो नंगे पैर घूमने वाले बच्चों की एक फौज की तरह थी, उसके चारों तरफ नंगे पैर घूमने वाले बच्चों की फौज जैसे थी। और वो सुबह के समय जैसे पक्षी उड़कर आते हैं उसी तरीके से वो दिखाई देते थे, और दोपहर तक पक्षियों की तरह ही नजरअंदाज हो जाते थे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, महीनों बीत जाने के बाद मैं उन सभी में से सभी को एक एक को जानने लगी थी, यानी प्रत्येक को जानने लगी थी। Why aren't you wearing चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते? I asked one, मैंने एक से पूछा, तो उसका जवाब क्या था फिर देखिए। My mother did not bring them down from the shelf, he answered simply, उसने साधारण तरीके से जवाब दिया कि मेरी माताजी मुझे उन्हें ताक से उतार कर नहीं देती है, ताक से उतार कर नहीं दे रही है। Even if she did, he will throw them off at another who is wearing shoes that do not match. Even if she did, यदि वह ऐसा करती है या उसे उतार कर देती है, he will throw them off, वह उसे वापस फेंक देगा या वह उसे फेंक देगा। Adds another, दूसरे ने जोड़ते हुए, कुछ शब्दों को जोड़ते हुए कहा, who is wearing shoes, जिसने जूते पहन रखे थे, that do not match, जो आपस में मैच नहीं हो रहे थे या मेल नहीं खा रहे थे या एक दूसरे से अलग अलग थे। यानी एक बच्चे ने कहा कि यदि इसकी माताजी इसे जूते उतार कर देगी तो ये वापस फेंक देगा या फेंक देगा। इन शब्दों को जोड़ते हुए उसने कहा, उस बच्चे ने कहा जिसने जूते पहन रखे थे और वो जूते एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे। When I comment on it, जब मैंने इस पर टिप्पणी की या इस पर कुछ कहा, he shuffles his feet and says nothing, उसने अपने पैरों को पीछे घसीटा और कुछ नहीं कहा। उसने अपने पैरों को, जब उसने टिप्पणी की अनीस जंग ने उसके जूतों पे, तो उसने अपने पैरों को घसीटा और कुछ नहीं कहा। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life, मुझे जूतों की इच्छा है, मुझे जूते चाहिए। तीसरे लड़के ने कहा जिसने अपने खुद के एक जोड़ी जूते पूरे जीवन में कभी नहीं पाए थे या उसके पास कभी एक जोड़ी जूते नहीं थे। तीसरे बच्चे ने यह कहा कि मुझे जूते चाहिए, और उसने ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसने पूरे जीवन में एक जोड़ी जूते भी नहीं पाए थे। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. यानी शहरों की या देश विदेश में यात्रा करते हुए मैंने बहुत सारे बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए या चलते हुए मैं देख चुकी थी। इन सिटीज, शहरों में और गाँव में, यानी देश विदेश घूमते हुए मैंने, देश में चारों तरफ घूमते हुए मैंने बहुत सारे बच्चों को जो शहरों और गांव में नंगे पैर घूमते हुए उनको देख चुकी थी। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे barefoot in not explanation, in is one explanation। क्या होता है कि ऐसा पैसों की कमी के कारण या ये सब कुछ पैसों की कमी के कारण नहीं है, बल्कि नंगे पैर रहना एक परंपरा है और यही एक स्पष्टीकरण है या यही एक व्याख्यान है। यानी बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि कुछ लोग हैं वो नंगे पैर घूमते रहते हैं, तो वो एक पैसों की कमी का भाव नहीं था, बल्कि एक ट्रेडिशनल या वह एक परंपरा बन चुकी थी और यही उसका स्पष्टीकरण था। I wonder if this is only an excuse to explain away a factual state of poverty। मुझे आश्चर्य है, I wonder if this, मुझे आश्चर्य यह है कि यह एक बहाना मात्र है जो कि दरिद्रता की स्थायी रूप से
बनी हुई गरीबी या ये दरिद्रता की या गरीबी की एक स्थायी रूप से बनी हुई स्थिति को समझने में हमें सहायता करता है। या क्या बताया, दोबारा एक बार इसको समझ लेते हैं। आई वंडर इफ दिस ओनली एन एक्सक्यूज एक्सप्लेन अवे, या मैं आश्चर्यचकित हूँ कि यह केवल एक बहाना मात्र है जो व्याख्यान करता है या व्याख्यान कर चुका है प्रैक्चुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, एक क्या स्थायी रूप से बनी रहने वाली या स्थायित्व के साथ बनी रहने वाली गरीबी को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। आई रिमेम्बर्ड ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक कहानी याद आई जो मुझे एक उडुपी के व्यक्ति ने एक बार बताई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि एक लड़का हमेशा एक पुराने मंदिर के पास से होता हुआ विद्यालय जाता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहां पर उसके पिताजी एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और वह हमेशा वहां पर क्या होता, कुछ समय के लिए रुकता, उस मंदिर के सामने मंदिर पे रुकता और एक जोड़ी जूतों के लिए क्या करता, प्रार्थना करता। 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation. An air of desolation. क्या बताया, देखिए कि 30 years later 30 साल बाद मैंने दोबारा उस कस्बे का भ्रमण किया। एंड द टेम्पल विच वॉज नाउ ड्राउंड, और वो मंदिर जो अब गिरा दिया गया था या बहा दिया गया था, इन एन एयर ऑफ डिसोल्यूशन, एक उजाड़ देने वाली या उजाड़ू हवा के कारण जो मंदिर है वो गिरा दिया गया था या बहा दिया गया था, वही था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, और उसके पीछे वाले हिस्से में जहां पर अब नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पर लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक जवान लड़का ग्रे यानी धूसर रंग की गणवेश पहने हुए था। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, जूते और चप्पल मोजे और जूते पहन रखे थे। अराइव्ड पैंथिंग एंड थ्रो हिज बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, वह हाफते हुए वहां पर पहुंचा और उसने अपना बस्ता है वो फोल्डिंग बेड पर या फोल्डिंग बिस्तर पर, यानी जिसको हम फोल्ड कर सकें, मतलब फोल्ड यानी बांध सके या समेट देने वाले बिस्तर पर उसने फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर अनदर बॉय, उस लड़के को देखते ही मुझे उस जो प्रार्थना करने वाला दूसरा लड़का था उसके बारे में मुझे याद आया। हैड मेड टू द गोडेस्ट व्हेन ही हैड फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज, हैड मेड टू द गोडेस्ट, जो कि उस देवी के सामने क्या करता था, प्रार्थना करता रहता था। ही हैड फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज, उसने अंततः एक जोड़ी जूते पा लिए थे। लेट मी नेवर लूज देम, कि दोबारा इसको देखते हैं। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गोडेस, कि उस लड़के को देखते ही मुझे वो प्रार्थना याद आई जो दूसरा बच्चा है वो देवी के सामने करता था। क्या प्रार्थना करता था कि जब उसे When he had finally got a pair of shoes, कि जब उसे एक जोड़ी जूते मिल जाएंगे, let me never lose them, और तो उसे मैं कभी नहीं खोऊंगा या मैं उन्हें कभी न खोऊं। उसने ये प्रार्थना की थी, अपनी देवी से एक प्रार्थना की थी कि यदि मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाए तो मैं उसे कभी नहीं खोऊंगा। वो प्रार्थना मुझे याद आ गई। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, जवान या छोटे बच्चे जो बिल्कुल उस पुजारी के लड़के की तरह सभी ने अब जूते पहन रखे थे।
बट मैनी अदर्स लाइक द रेग पिकर्स इन माई नाइबरहुड रिमेन्स शूजलेस। लेकिन बहुत सारे अन्य बच्चे जैसे कि हमारे पड़ोस में रहने वाले कचरा बीनने वाले बच्चे हैं, उनकी तरह के बच्चे हैं, अभी तक बिना जूतों के हैं या बिना जूते पहने हुए है। ये था आपका फर्स्ट पैराग्राफ। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, समटाइम्स आई फाइंड से और रिमेन शूजलेस तक का चैप्टर अपना फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ पर हम मीनिंग्स और इसके क्या करेंगे, ट्रांसलेशन को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी से गुड बाय ऑल ऑफ यू। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ाया गया तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपनी वीडियोस को शेयर करते रहिएगा। गुड बाय ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।